नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्री को ध्यान में रखकर विगत वर्षों के जो सवाल थे उनको हल कर रहे थे और हमने आधुनिक इतिहास पर करीब 9 के आसपास हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग 1857 की क्रांति के आसपास चल रहे हैं। 1857 की क्रांति के पास में कई प्रकार के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी में से कुछ मुख्य आंदोलन इस पार्ट में करेंगे, कुछ दूसरे पार्ट में करेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ आंदोलन को जो हमें समझना है वो ये है, नील आंदोलन समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुरंत 1857 की क्रांति के पश्चात हुआ था, 1858 के आसपास, और ये 62 तक चलता है। सन्यासी विद्रोह है, ये पहले है 1770 से 1820, कहीं कहीं 1763 से 1800 तक लिखा रहता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए ये इस सेशन पे हुआ है पहले। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कब हुआ है? वहाबी विद्रोह क्या था? पागलपंथी विद्रोह क्या था? कोल विद्रोह क्या था? सवाल ही पैदा होता है, इनसे सवाल पूछे कैसे जाते हैं? इनसे सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि क्या थे। जैसे नील आंदोलन है, इस पर इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। सन्यासी विद्रोह पूछ सकते हैं, और शेष जो ये विद्रोह हैं उन पे ज्यादातर डेट पर सवाल पूछते हैं और मैच कराने के लिए पूछते हैं। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आगे चलकर अगर अभी आप आएंगे तो रंपा विद्रोह वगैरह भी हैं इसमें, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके कौन समर्थक थे और कौन उस आंदोलन को आगे लेकर गए, तो वो सब थोड़ा सा जरूरी हो जाते हैं। बिरसा मुंडे वगैरह की भी बात यहाँ पर हो सकती है। तो पहला है नील आंदोलन। नील आंदोलन क्या था? ये था भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादक क्या करते थे? भारतीय किसानों को जबरदस्ती कहते थे कि अपने खेत पर आपको नील उगानी है। 1850 के आसपास क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति आने के पश्चात जो फ्रांस जैसे देश थे, वहां पर तेजी से अन्य रंगों का प्रयोग होने लगा था, का जो मतलब केमिकल्स प्रयोग होने लगे थे। नील की खेती पे काफी गिरावट आ रही थी, लेकिन ये जानबूझकर ब्रिटिश नील उत्पादक भारतीय किसानों से अनावश्यक ऋण वसूल रहे थे कि आपको नील की खेती करनी है, और उनका जो घाटा होता था, वो जो इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घाटा हो रहा था, वो भी यहाँ से वसूली किया करते थे। तो ये विद्रोह काफी खुलकर आया 1859 में, और ये नदिया जिला, पावना जैसी जिले पर, खुलना, बांका, मालदा, ये सब जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। और इस जब 1860 के आसपास ये आंदोलन बहुत ऊंचा उठ गया, तो इस आंदोलन को दबाने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया, जिसने इस प्रकार की कंपल्सन को थोड़ा सा कम कर दिया। इसकी जो प्रमुख बात है, उसमें दीन बंधु मित्र, ये एक प्रमुख लेखक है। इन्होंने नील दर्पण एक लिखी है। नील दर्पण पर नील आंदोलन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस आंदोलन का जो आरंभ था वो दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये दो व्यक्ति हैं, दिगंबर और विष्णु विश्वास, इन्होंने किया था। और बाद में हिंदू पैट्रियार्क के संपादक, तो आपको नाम ही पता चल गया, हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी ने इनको समर्थन दिया था। ये पश्चिम बंगाल के थे। ये देखिए, ये नील आंदोलन का एक सीन है। ये देखिए आप, ये मालदा है और नदिया है और ये परगना, पावना, ये सब जो विद्रोह हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह। ये 1770 1820 दिया हुआ है, कहीं कहीं पर आपको 1763 1800 मिल जाएगा। अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। बस आपको एक याद रखना चाहिए कि ये आंदोलन सन 1800 के पहले से चालू होता है। ठीक है, ये क्यों था? ये सन्यासियों के विरुद्ध जो एक सन्यासियों के प्रति जो अंग्रेजों की नीति थी, उसके विरुद्ध था। क्या होता था? अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बंगाल में शोषणकारी थी, तो वहां पर इन लोगों को भी नुकसान हो रहा था, और इनको जो धर्म आदि पालन करते थे उस पर भी काफी रुकावट आ रही थी। इनसे भी कर्ज वर्ज वसूले जा रहे थे। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को चालू कर दिया। हालांकि ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सन्यासी विद्रोह में केवल ये डेट याद रखिएगा। और इसकी जो बात है वो किस में लिखी गई? आनंद मठ में लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। ध्यान देखिए, अंग्रेजी हुकूमत के कायम होने पर जमींदार, कृषक, शिल्पकार सभी की स्थिति खराब हो गई थी, तो सब लोग सन्यासी आंदोलन में कूद गए थे। और 1770 में भीषण अकाल भी पड़ा था, जिसने बहुत ही समस्या बंगाल में पैदा कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो शोषणकारी थी। इस प्रकार से यहाँ पर ये
सन्यासी विद्रोह हुआ था, और वारेन हेस्टिंग्स ने काफी इस पर प्रयास किया, कुचलने का इसको प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे मात्रा में 1820 तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो पाया। तो ये आपको याद रखना है। कुछ सन्यासी विद्रोह देखिए, ये सीन है उस समय का, कुछ इस टाइप के सन्यासी थे वहां पर, उन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया। कूका विद्रोह की शुरुआत जो होती है 1860 1870 के आसपास होती है। ये पंजाब में है, और ये वहाबी आंदोलन, अभी आप जब पढ़ेंगे अभी आगे स्लाइड पे, तो वहाबी आंदोलन इस्लाम में सुधार की बात करता है, तो कूका आंदोलन जो है पंजाबी जो रहते हैं उनकी अपने धर्म में सुधार की बात करता है, सिख धर्म में सुधार की बात करता है। और ये भगत जवाहर मल 1840, इन्होंने कूका विद्रोह की शुरुआत की थी, भगत जवाहर मल, और उसके इनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। ये बस आपको याद रखना, ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन, ये इस्लाम को सुधारने के लिए आया था 1828 1888 के आसपास। लगभग 60 साल तक ये चला, धीरे धीरे कि इस्लाम में सुधार होना चाहिए, बहुत परिवर्तन आ गया है। तो इसके जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद थे रायबरेली के, ठीक है, ये आपको, और इसका मुख्य जो केंद्र था वो पटना था, और इसके जो दो आदमी थे विलायत अली, नियायत अली। तो केवल आपको ये याद रखना पटना शहर, और ये लगभग कब से कब तक चालू हुआ था, और ये किस लिए आया था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी, ठीक है। ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ये लगभग आप गारो खासी जयंतियों वाला जो क्षेत्र देखेंगे, उस समय पश्चिम बंगाली था, पूरा बंगाल था, तो वहां के लोगों ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। उत्तरी बंगाल में, ये देखिए लिखा हुआ है, करम शाह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ भी विद्रोह किया था, और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ भी ये चालू हो गया था। तो इसे 1840 से 1850 तक ये लगभग चालू रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 में, ये देखिए कोल है, यहाँ पे कोल का बहुत बड़ा संप्रदाय पाया जाता है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। यहाँ कोल विद्रोह की शुरुआत आप देख सकते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, और इनकी जो भूमि थी उनके मुखिया लोगों से मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दी जा रही थी। अंग्रेज अपने लाभ के लिए अलग अलग किसानों से जमीन छीनकर दूसरों को दे रहे थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र के थे। तो इन्होंने इस जो परंपरा से चली आ रही थी चीजों का, उनका इन्होंने विद्रोह किया। इस प्रकार से ये विद्रोह, आपका कोल विद्रोह चालू होता है। तो ये आपने चीज देख ली। अब थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की चीजें इसमें पूछी जाती है। पहला विद्रोह है, देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती की बात है, तो किसने लिखी थी? तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया, दीन बंधु मित्र। ये आप नाम याद रखिएगा, कभी ये पूछेगा नील दर्पण की पुस्तक किसने लिखी, तो दीन बंधु मित्र ने। या नील दर्पण में किसके बारे में बातचीत की गई है, तो आपको पता होना चाहिए नील आंदोलन के बारे में। या कभी आपसे पूछ ले कि ऐसा क्षेत्र जिसमें नील दर्पण की बातचीत का मार्मिक दृश्य दिया गया है, ऐसी पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है नील दर्पण। और किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र ने। बस इसी को सवाल इधर उधर करके पूछा जाता है। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो आपको पता चाहिए दीन बंधु मित्र। आगे चलते हैं। भारत में 20वीं शताब्दी में नील खेती की जो कमी हुई थी, वो क्यों हुआ? कमी क्यों हुई थी? ठीक है ना, नील की खेती 20वीं शताब्दी में आके ऐसी क्या समस्या आ गई थी? कारण क्या था कि इसका जो नई खोजें हो रही थी, मैंने अभी आपको बताया ना, फ्रांस वगैरह में औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, तो वहां पर रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, तो नील की खेती, अब वो नील को नहीं खरीदते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान हो रहा था अंग्रेजों को। तो उन्होंने उसका जो अपना नुकसान था वो जबरदस्ती भरपाई भारत के किसानों से कर रहे थे, तो इसलिए ये विद्रोह चालू हुआ था, नील का विद्रोह। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियां और सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1770 से लेकर 1820 तक, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किस पे? आनंद मठ में। और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको कब गाया गया था पहली बार? इसको गाया था 1896 में, जब कांग्रेस का सदन हुआ था, कलकत्ता सेशन, उस पर ये गाया गया था। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसका, इन्होंने इसको लिखा। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? अभी मैंने बताया वहाबी आंदोलन था क्या? इस्लाम में जो परिवर्तन आ गए हैं उसको दोबारा से सुधार करके इस्लाम में सुधारों को लाना, सुधारवादी नीतियों को अपनाना। इसका जो केंद्र था वो पटना था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पटना इसका केंद्र था। आगे चलते हैं, कूका आंदोलन। कूका मैंने अभी आपको बताया ये पंजाब में था। जिस प्रकार से वहाबी आंदोलन था इस्लाम में सुधार के लिए, ये था सिखों में सुधार के लिए। सिखों में कई प्रकार की गड़बड़ियां आ गई हैं तो उसको सुधारना चाहिए। तो इसको कूका आंदोलन को किसने समेटा था? तो ये आपके समेटे थे गुरु राम सिंह ने। एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रहा हूँ। भगत जवाहर मल एक्चुअली में थे, भगत जवाहर मल। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा 1840 में भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन ये बीच में टूट गया था। तो गुरु राम सिंह जो इनके आगे के भविष्य के इनके प्रवर्तक थे, तो इन्होंने इसको दोबारा से एकत्रित करने की बात की गई थी। तो इसको दोबारा से संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। ठीक है ना, सही जा रहा था मैं, लेकिन इसका सटीक आंसर जो है गुरु राम सिंह है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? पंजाब में। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते, ये याद रखिए। इससे ज्यादा टफ मतलब सबके लिए टफ हो जाएगा, और वैसे सवाल करने भी नहीं चाहिए। जैसे ये पेड़ है, पेड़ इतना बड़ा है, यहाँ पर फल लगे हुए हैं और एक नीचे फल लगे हुए हैं। प्रयास करना चाहिए पहले इन फलों को तोड़ने का। आप इन पर प्रयास करने का अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप इनको छोड़ दें, और यही गलत अगर होगा तो आप कभी प्री क्वालिफाइड नहीं कर सकते, ये याद रखिए। ये इनको करने के बाद अगर ये आपको आ जाता है तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने, है ना। पागलपंथ कहाँ हुआ था? पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक समुदाय था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ये गारो, उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है, उत्तरी पश्चिम बंगाल, वहां पर ये चालू हुआ था आंदोलन। और ये गारो खासी जयंती, आपने जनजातियों का नाम सुना होगा, तो ये गारो के ही एक पार्ट थे, वहां पर करम शाह ने इसको चालू करवाया। आगे चलते, पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था, किसका था? गारो। गारो हम लोग उतनी देर से पढ़ रहे हैं, गारो का था। गारो खासी जयंतियां, ये उसी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसको पहली बार अपनाया गया था 1896 के जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का गठन हो जाता है ना 1886 में। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बार चर्चा करेंगे इसकी बखूबी। वहां पर पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया जाता है, और इसका जो पहला अंतरा है उसको भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब से आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ में दिया हुआ है। ठीक है, आनंद मठ। और ये आनंद मठ में अगर चर्चा किस विद्रोह की गई है तो सन्यासी विद्रोह की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। जब मेंस में आप जाएंगे ना तो वहां पर हिंदी शब्द को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सन्यासी बिंदी भी रहेगी, आड़ा ना भी रहेगी, तो सन्यासी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज थोड़ा सा कुछ आंदोलन देख लिए। भी इन आंदोलनों को एक एक करके ही पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ये देखिए नदियां है, पावना, पावना विद्रोह अभी देखने को मिलेगा, मालदा है ये, और मुर्शिदाबाद, ये देखिए मुर्शिदाबाद नई राजधानी जो बनाई गई थी, और ये फरीदपुर है। और इस प्रकार से हम लोगों ने चीजों को समझा मैप के माध्यम से। और ये जो चित्र है इनके माध्यम से समझा, ये सन्यासी विद्रोह का चित्र है। और धीरे धीरे हमने और सब चीजों को, ये देखिए ये पागलपंथी विद्रोह है, ये गारो खासी लोगों के हैं यहाँ पर, ये गारो लोगों के। इस प्रकार से हमने चीजों को समझने का प्रयास किया। हम लोग इतना ही रखेंगे यार, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5-6 विद्रोह हो गए हैं और इतना सवाल पूछा गया है। अब एक और लेक्चर बनेगा तो उसमें जो शेष इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत जो विद्रोह है, जो सवालता जो मुख्यतः जो है आपसे मिलान करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं के लिए बस हमको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसकी आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी इतिहास के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ, और धीरे धीरे चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, नमस्कार।